एएमयू में आज 56 साल के बाद इतिहास बनने जा रहा है। 56 साल के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री एएमयू के प्रोग्राम में शामिल होने जा रहा है। एएमयू के 100 साल पूरे होने पर पीएम मोदी एएमयू को संबोधित करेंगे। नमस्ते, मैं राशिद। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री के बाद से एएमयू में किसी भी प्रधानमंत्री ने भाषण नहीं दिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू ने भी कभी यहां स्पीच नहीं दी। लेकिन मोदी इतिहास बनाने जा रहे हैं, वो इतिहास जिससे एएमयू के एक तबके को लग गई है मिर्ची। अफसोस होता है जब इस तबके में देश के सबसे बड़े इतिहासकारों में से एक इरफान हबीब भी शामिल हो जाते हैं। अफसोस कि माहौल खराब करने वाले गैंग को पीएम मोदी का 2 साल पहले का वो भाषण याद नहीं रहता, जिसमें प्रधानमंत्री ने मुसलमान के एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर की बात की थी। अफसोस कि एएमयू के एक समुदाय की बपौती बनाकर बार बार माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। और इसीलिए मेरी आज की डिबेट का सवाल है, मोदी एएमयू के मेहमान तो टुकड़े टुकड़े गैंग क्यों परेशान? जिन्ना का पोस्टर लगाएंगे, पीएम को काले झंडे दिखाएंगे। एएमयू के नाम पर बार बार मुल्क का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन करता है? 56 साल के बाद बन रहे इतिहास से किसे लग रही है मिर्ची? राष्ट्र के नाम पर राष्ट्र की सबसे बड़ी बहस की शुरुआत करूं इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज जो कि एएमयू से ही आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिहाज से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। विरोध के बीच पीएम मोदी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अब से ठीक 1 घंटे के बाद प्रधानमंत्री एएमयू के छात्रों को संबोधित करेंगे। एएमयू की छात्र यूनियन विरोध कर रही है, लेकिन विरोध करने वालों में देश के जाने माने इतिहासकार इरफान हबीब भी हैं। सुने उन्हें। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर आए जो हिंदुस्तान के पुराने कल्चर को मिसरीड कर रहे हैं, तो ये तो कोई यूनिवर्सिटी के लिए इज्जत की बात नहीं मालूम होती। मुझे नहीं मालूम कि इदारे के हक में कितना है, अगर ग्रांट मिल जाती है तो क्या होता है, लेकिन जहाँ तक के रैशनल रिसर्च है उसके लिए तो बीजेपी जहर है। हमेशा से आरएसएस का तो ये तरीका ही रहा है, आज़ादी से पहले भी रहा, जब अंग्रेज़ नहीं बल्कि मुसलमान उनके दुश्मन थे। अब भी मुसलमान उनके दुश्मन हैं। अब अपने आप को समझते हैं कि इसी से हमको वोट मिल रहा है। उसमें प्राइम मिनिस्टर आए या ना आए उससे क्या फ़र्क दुनिया पे पड़ता है। और ख़ासतौर ऐसे प्राइम मिनिस्टर आए जो हिंदुस्तान के पुराने कल्चर को मिसरीड कर रहे हैं। इरफान हबीब देश के जाने माने इतिहासकार हैं, और अगर वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जहर है, पीएम के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या ये माना जाए कि कई लोग अपने दिल में, अपने जहन में नफरत लेकर के अपनी बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन एएमयू छात्र यूनियन के पूर्व सचिव का क्या कहना है, आप ये भी सुने। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं, खासतौर से अर्शी जफर खान, डॉक्टर रेहान अख्तर कासमी, सैयद अतीक, इन सभी का क्या कहना है, एक एक करके सुने। और एएमयू के पीआरओ का बयान भी आपके सामने रखेंगे। वाइस चांसलर साहब ने नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है। हम उसकी इनविटेशन उन्होंने यहाँ पर बुलाने के लिए दिया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए और आने से पहले ये वादा करें कि वो यूनिवर्सिटी को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी कैरेक्टर देंगे, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक नया हॉस्टल देंगे, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बजट से जूझ रही है उसमें वो हमारी मदद करेंगे, तो हम उनकी यहाँ पर आने के, हम उनके फेवर में हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि यूनिवर्सिटी अपना 100 साला प्रोग्राम मना रही है, जिसमें वो हमारे वाइस चांसलर साहब ने पीएम साहब को बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया है। हम सब बेताबी से उनके खिताब का इंतजार कर रहे हैं कि देखें वो क्या खिताब करते हैं और उनके क्या एहसासात हैं हमारी एएमयू के लिए, क्या जज्बात हैं उनके, और वो हम उनसे और उम्मीद भी रखते हैं कि वो बहुत कुछ हमको तोहफे के तौर पे पेश करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट में, टीचर्स कम्युनिटी में, प्रशासन में और खासकर हिंदुस्तान के मुसलमानों में बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है कि आज प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं। और आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर का जो स्लोगन था कि मुसलमानों में विश्वास पैदा करने की बात, और एक बात उन्होंने और कही थी विज्ञान भवन में कि हम मुस्लिम नौजवानों के हाथों में कुरान और कंप्यूटर देखना चाहते हैं। तो यकीनन ये दोनों चीजें आज की इस प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर के बोलने से ये बात निकल के आएगी कि यकीनन वो विश्वास पैदा करने का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहला जीना होगा। गुलों के रंग
कली पे निखार आने तक, खिजा बहुत ही परेशान बहार आने तक, आज अभी थोड़ी देर के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर की दावत पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खिताब करेंगे। जाहिर है इससे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे बहार आ जाएगी। बड़ी उम्मीदें हैं वज़ीर आज़म के इस खिताब से। हम बहुत अहम दिन है क्योंकि वर्चुअल मीट है सेलिब्रेशन की। इसमें चीफ गेस्ट श्री नरेंद्र मोदी साहब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तशरीफ ला रहे हैं और साथ में गेस्ट ऑफ ऑनर श्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी तशरीफ फरमा होंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमने हर जगह होर्डिंग पोस्टर और एक दुल्हन की तरह यूनिवर्सिटी को सजाया है। ये तारीखी दिन है, 100 साल हमेशा नहीं आते और एक यूनिवर्सिटी के लिए 100 साल जो होते हैं सेंटेनरी सेलिब्रेशन जो होता है एक बहुत बड़ा हॉलमार्क। डिबेट को ओपन कर देते हैं और हमारी डिबेट की लाइन एक ही है कि मोदी जब एएमयू के मेहमान हैं तो आखिरकार टुकड़े टुकड़े गैंग क्यों परेशान है। इंट्रोड्यूस कर देता हूं जितने भी गेस्ट मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं और थोड़ी देर के बाद में जुड़ने वाले हैं। निशीत शर्मा प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। ठाकुर अजय सिंह छात्र नेता एएमयू थोड़ी देर के बाद में जुड़ेंगे। सारिम अली खान पूर्व छात्र नेता एएमयू के जुड़ने वाले हैं और मेरे साथ में जुड़े हैं हमजा मसूद जो कि छात्र नेता हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। हमजा, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, जिन्ना का पोस्टर लगाएंगे लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काले झंडे दिखाएंगे, ऐसा क्यों? मेरा सवाल आपसे है कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग किसे कह रहे हैं? मैंने अभी सवाल करने की भूमिका में मैं हूं। मैं टुकड़े टुकड़े गैंग उन्हें कहता हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की मुखालफत करते हैं, मैं उन्हें कहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत नहीं है, पहले बता दूं मैं आपको। और दूसरी बात, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर लगी हुई हर एक चीज सरकारी धरोहर है। अगर नरेंद्र मोदी को जिन्ना के फोटो से इतनी दिक्कत है तो हटवाए जाके उसे वहां पे, क्यों नहीं हटवाते नरेंद्र मोदी? आपको प्रधानमंत्री के संबोधन से दिक्कत क्यों है हमजा? नहीं होगी दिक्कत। इन्हीं की पार्टी के नेता कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टेररिस्ट का ब्रीडिंग ग्राउंड है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फंड्स काटते हैं और आप चाहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी का खुले बाहों से इस्तकबाल करें। इन्हीं की पार्टी के लगातार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर हमला कर रहे हैं। हमजा, आपको ग्रांट चाहिए, आपको पैसे चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मंजूर नहीं है। और क्यों नहीं ये कहा जाए, क्यों नहीं ये कहा जाए, मेरी बात सुनिए ना आप। समुदाय विशेष की बपौती कोई यूनिवर्सिटी नहीं है हमजा। मैं राशिद हाशमी ये कहता हूं, मैं राशिद हाशमी ये कहता हूं, समुदाय विशेष की बपौती नहीं है एएमयू। नहीं है, नहीं है, खाली मुसलमान विरोध में नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र विरोध के अंदर है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। जब 15 दिसंबर के अंदर गोली चलवाई थी, जब सोचना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को ये। हाँ हमजा, मैं फिर से यही कहता हूं कि आपको असल में नाराजगी मुझे अभी भी नहीं समझ में आई है, मैं अभी भी नहीं समझ पाया। यही एएमयू है, यही एएमयू है जो कलावे के नाम पर विवाद पैदा करता है, यही एएमयू है जो जिन्ना के पोस्टर के नाम पर विवाद पैदा कर रहा है। 56 साल के बाद में इतिहास जब बदलने जा रहा है, हमजा इतना डर क्यों लगता है? ये डर क्यों फैला रहे हैं आप लोग? गोलियां चलवाओगे तो डर नहीं लगेगा। अरे किसने चलाई गोलियां? किसने चलाई गोलियां? आपकी गोलियां चलती हैं, आपकी बोलियां, आपकी बोली गोली से कम नहीं हमजा, आपकी बोली गोली से कम नहीं है। आपकी बोली, आपके और देश का प्रधानमंत्री मंजूर नहीं है, छोड़ दीजिए ना देश। अगर प्रधानमंत्री मंजूर नहीं है हमजा, प्रधानमंत्री मंजूर नहीं है, छोड़ दीजिए ना, मेरे से बात कर रहे हैं, छोड़ दीजिए ना देश। प्रधानमंत्री मंजूर नहीं है तो देश छोड़ना होगा, प्रधानमंत्री मंजूर नहीं है तो मुल्क छोड़ना होगा। मेरे बाप दादाओं ने कुर्बानी दी, मेरा देश है, यही रहूंगा। मेरा देश है, मैं देश नहीं छोड़ने का, मेरा देश है। हाँ, निशित शर्मा जिनके दिमाग में विचारों का यह दिवालियापन आ जाए कि प्रधानमंत्री की मुखालफत करने लगे एक संबोधन में जो 56 साल का इतिहास बदलने जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री ने 1964 में संबोधन दिया था, 56 साल के बाद प्रधानमंत्री एएमयू से मुखातिब हैं और अगर विचारों का दिवालियापन ला करके टुकड़े टुकड़े गैंग परेशान है, जिन्ना का पोस्टर लगा रहा है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काले झंडे दिखा रहा है, तो बीजेपी का जवाब क्या है? निशित वर्सेस हमजा। जी राशिद जी नमस्कार और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। ये जो विषय चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मैं यहाँ का पूर्व छात्र हूँ, मैं भी यहाँ 10 वर्ष पढ़ा हूँ। ये मेरे जूनियर यहाँ बैठे हुए हैं, जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं, ऑफ ट्रैक जा रहे थे बहुत ही विषय से। इनको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये गौरवशाली पल है, ये इतना बड़ा पल है कि जिसका स्मरण हम जीवन भर करेंगे। आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। देश के प्रधानमंत्री हमारे इदारे में शरीक हुए, वाइस चांसलर के आमंत्रण करने पर वह यहाँ सेंट्रली सेलिब्रेशन पे आ रहे हैं, कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक गौरवशाली क्षण है। अब दूसरा मैं क्या, मुझे बोलने दीजिए तब आप बोलिएगा, कोई बात नहीं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ 15 दिसंबर की जो इन्होंने बात करी है कि 15 दिसंबर में गोली चलाई गई,
क्या मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि 15 दिसंबर पर इन छात्रों ने, या मैं छात्र नहीं कहूंगा, अराजक तत्वों ने, जो क्रिमिनल एलिमेंट है, उन लोगों ने अलीगढ़ की पुलिस के साथ क्या किया। एक आईजी रैंक के अधिकारी बहुत गंभीर रूप से चोटें हुए थे, निकाल कर गोली चलाई लगा था, एक मिनट हमजा एक एक करके सुनिए। तर्ज पर पत्थरबाजी हुई थी, वह ये चीज भूल रहे हैं, ये चीजें भूल रहे हैं और एक अलग नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं, अपनी ही बोले जा रहे हैं। आप इस बात को समझिए, पुलिस को शौक नहीं है किसी छात्र पर गोली चलाने का, पर अंदर से आप पत्थर फेंकेंगे, गोलियां चलाएंगे तो उल्टा जवाब मिलेगा उसका। लेकिन आपकी सरकार ने आदेश दिया। देखिए सरकार, अरे हमजा मेरी बात सुनिए, वो सरकार जितनी उनकी है उतनी मेरी है, उतनी आपकी भी है। ये आपकी सरकार मत करें, ये आपकी सरकार मत कीजिए, नहीं मत कीजिए, नहीं। कांग्रेस की सरकार थी तब भी गोलियां चली है, कोई क्रिमिनल है उसे क्रिमिनल की तरह ही डील किया जाता है। गोली चलाई है। हाँ ठीक है, आप दोनों ही रहें, सारिम अली खान के पास में भी चलते हैं, सारिम अली खान के पास भी चलते हैं। पूर्व छात्र हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सारिम अली खान। मैं समझ नहीं पाता, जिस यूनिवर्सिटी ने 2 भारत रत्न दिए हैं, जिस यूनिवर्सिटी ने जाकिर हुसैन दिया, जिस यूनिवर्सिटी ने नसीरुद्दीन शाह दिया, जिस यूनिवर्सिटी ने मेजर ध्यानचंद दिया, जिस यूनिवर्सिटी ने अली सरदार जाफरी दिए, जावेद अख्तर दिए, बशीर बत्र दिए, इस्मत चुगताई जैसे लोग दिए, उस यूनिवर्सिटी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन करता है? प्रधानमंत्री का संबोधन क्यों एएमयू के चंद छात्रों को पसंद नहीं है? सारिम अली खान, आपसे सवाल है मेरा। आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी, आप मुझे दोबारा बताइए। हाँ, मैं दोबारा अपना सवाल दोहराता हूं। ये डर फैलाने की कौन कोशिश करता है? एएमयू में पीएम के नाम का डर फैलाने की कोशिश क्यों की जाती है? एएमयू में पीएम का नाम का डर कोई फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन आपको सबसे पहले फैक्ट समझने होंगे कि वहां पर पीएम जो जा रहे हैं वो अपने टीआरपी के लिए जा रहे हैं या वाकई में उन्हें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से प्यार है या मोहब्बत है। क्योंकि आप मुझे एक बात बताएं, सारिम अली खान, ये टीआरपी का मतलब क्या होता है? क्या पीएम को टीआरपी की जरूरत होती है क्या? ये टीआरपी का मतलब क्या होता है? टीआरपी की जरूरत आपको होगी, पीएम को नहीं होती। माफ कीजिएगा, टीआरपी का मतलब क्या होता है? क्या लाल बहादुर शास्त्री गए थे तो उन्हें टीआरपी की जरूरत होती है क्या? जी नहीं, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ने एएमयू के छात्रों पे गोलियां नहीं चलवाई। ये लाल बहादुर शास्त्री की सरकार नहीं थी। लाल बहादुर शास्त्री जब एएमयू गए थे तब जो है वहां पे सीए का विरोध नहीं हो रहा था, और सीए के विरोध के चक्कर में कितने लड़के लड़कियों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, वो तब नहीं हो रहा था। सारिम अली खान जी, अलीगढ़ में सीए के नाम, अलीगढ़ ही नहीं, अलीगढ़ की वजह से पूरे देश में सीए के नाम पर डर फैलाया गया है, भ्रम फैलाया गया है। आप लोग भी समझें। एक मुसलमान का नाम बताइए मुझे जो सीए की वजह से देश से बाहर कर दिया गया। एक मुसलमान, एक नाम, सिर्फ एक नाम। आप पहली बात तो ये सुनिए कि सीए और एनआरसी, सीए की वजह से कोई बाहर नहीं जाएगा। सीए से आप बाहर से लोगों को लेके आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कानून में उसमें ये थी। आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है। हमजा के पास में चलते हैं। हालांकि मेरी ये डिबेट, हाँ, अपनी बात पूरी करें, अपनी बात पूरी करें। आवाज ठीक है अब? चलिए, सारिम अली खान के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। यतेंद्र शर्मा के पास ग्राउंड जीरो एक बार चलते हैं, उसके बाद हमजा के पास में आता हूं। यतेंद्र, छात्रों का ये कौन सा गुट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहा है? और प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले एएमयू की तैयारियां क्या हैं? आप ग्राउंड जीरो पर हैं, बताएं भी और तस्वीरें दिखाएं भी। लेकिन राशिद, कुछ छात्र, जो खबर यही आ रही थी कि कुछ छात्र प्रधानमंत्री के संबोधन का विरोध करेंगे क्योंकि 100 साल के जश्न पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शताब्दी वर्ष को संबोधित करने वाले हैं, तो ऐसे में विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए थे। लेकिन अब जो हालात हैं वो काफी सामान्य है, शांतिपूर्ण है, कहीं भी किसी भी तरह का विरोध दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक। और पूरी तरह से एएमयू प्रशासन तैयार है। आप देख सकते हैं जो एएमयू का मेन गेट है उसे सजाया गया है, और अगर रात की रोशनी में इसको देखेंगे तो दुल्हन की तरह पूरी एएमयू
सजी हुई दिखाई देगी। वहीं बोर्ड के पास जो गेट है, गेट के पास बोर्ड प्रधानमंत्री के सम्मान में लगाया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री और एचआरडी मिनिस्टर निशंक के फोटो इसमें लगाए गए हैं। और जो हमारे यहाँ के पीआरओ से और जो पूर्व छात्र, असिस्टेंट प्रोफेसर और जो स्कूल टीचर्स हैं, उन सभी से हमारी सुबह से लगातार बात हो रही है और उन सब का कहना है कि अब अदावत की जगह एएमयू में प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, स्वागत की तैयारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री उनके मेहमान हैं और मेहमान नवाजी एएमयू का दस्तूर रहा है, उनकी परंपरा रही है। तो ऐसे में जो इस देश की परंपरा है अतिथि देवो भव, उस परंपरा के नाते वो उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। और क्योंकि वर्चुअल मीटिंग होगी तो ऐसे में कोविड-19 के भी नियमों को फॉलो यहाँ पर किया जा रहा है और स्टूडेंट्स के लिए जो जहां के स्टूडेंट्स हैं जिस हॉस्टल में या हॉल में, वहां पर उनके लिए एलईडी लगवाई गई है जिससे वो प्रधानमंत्री के संबोधन को सुन सकें। इसी तरह से जो पीआरओ ऑफिस है वहां पर रजिस्ट्रार और वीसी के बैठने की अलग से व्यवस्था की गई है। यानी कि पूरी तरह से कोविड-19 के नियमों को देखते हुए एएमयू पूरी तरह से पलक पामड़े बिछाए हुए प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार कर रहा है। ग्राउंड जीरो से यतेंद्र शर्मा को हमजा आपने सुना ना, यतेंद्र ने कहा कि एएमयू पलक पावड़े बिछा करके प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार कर रहा है। वर्चुअल मीटिंग है, हालांकि कोरोना का काल जब बीतेगा और वैक्सीन जब लगनी शुरू हो जाएगी, मैं तो ये भी चाहूंगा कि प्रधानमंत्री खुद एएमयू की सरजमी पर जाएं भी। लेकिन एक बात ये बताएं, एएमयू सुधारों को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? एएमयू आज भी मोहम्मद अली जिन्ना के उस वाक्य पर क्यों चला करता है जिसमें एएमयू को लेकर के मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था द आर्सेनल ऑफ मुस्लिम इंडिया, यानी मुस्लिम भारत का के हथियार की फैक्ट्री है ये। क्यों आज भी उसी मानसिकता के साथ में चलते हैं आप लोग? क्यों चलते हैं? क्यों नहीं चलते? क्यों नहीं चलते डॉक्टर जाकिर हुसैन की मानसिकता पर? क्यों नहीं चलते डॉक्टर जाकिर हुसैन की मानसिकता पर? अली सरदार जाफरी, इस्मत चुगताई, बशीर बद्र एएमयू पे आना चाहते हैं, लेकिन एएमयू की तारीफ नहीं करना चाहते। आपने जितने लोगों का नाम लिया, अरे मैंने तारीफ की तो 2 भारत रत्न, मैंने तारीफ की, मैंने डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम लिया, नसीरुद्दीन शाह, मेजर ध्यानचंद का नाम लिया, अली सरदार जाफरी, जावेद अख्तर का नाम लिया, बशीर बद्र का नाम लिया, इस्मत चुगताई का नाम लिया। कितने नाम और ले लूं? कितने नाम ले लूं? जावेद अख्तर को तो आतंकवादी बताते हैं आपके भारतीय जनता पार्टी के। अरे बस अब आप यहाँ सर्टिफाई करने के लिए नहीं बैठे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत रत्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत रत्न। बिल्कुल डॉक्टर जाकिर हुसैन हमने दिया, ध्यानचंद साहब को हमने दिया, हमारी यूनिवर्सिटी ने दिया और आगे आने वाले टाइम के अंदर भी दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों के लगातार यूनिवर्सिटी के एसेंस पर हमला बर्दाश्त बिल्कुल। हमजा, प्रधानमंत्री का वो भाषण याद है जब उन्होंने कहा था कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर देखना चाहता हूं? वो याद है भाषण? प्रधानमंत्री का वो भाषण भी याद है जब वो कहते हैं कि टायर के नीचे जब कुत्ते का पिल्ला आता है तो उसका भी दर्द होता है। मुझे प्रधानमंत्री का वो भाषण भी याद है। ना, उसमें किसी समुदाय की बात नहीं थी। नहीं, हमजा नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बिहेव करें, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बिहेव करें। इतना एक बात सुनिए, का महिमा मंडन अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री का महिमा मंडन, एक बात सुनिए, जरा सुनिए। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। हमजा सारिम अली खान, मुझे उम्मीद यह है कि आप लोगों को ये अगर याद नहीं होगा तो मैंने एक बार फिर से सुना दिया है। हमजा रुक जाइए, आप काफी ज्यादा टीआरपी आपने ले ली। आप प्रधानमंत्री के टीआरपी की बात करते हैं ना, आपने काफी टीआरपी ले ली। मल्टी विंडो में मुझे हमजा भी चाहिए और निश्चित भी चाहिए। निश्चित शर्मा, यूजीसी से ग्रांट लेने के बावजूद ये लोग अपनी स्वायत्तता चलाते हैं, बल्कि स्वायत्तता के नाम पर ये लोग अपनी तानाशाही चलाते हैं। निश्चित जी सुनिए पूरी बात। 50% मुस्लिम रिजर्व हैं यहां पर स्टूडेंट की सीटें, लेकिन छात्र हैं 75%। टीचर एम्प्लॉयज में 90% एक समुदाय विशेष यानी मुसलमान ही लोग हैं। आपको लगता नहीं कि बहुत तेजी के साथ में कटार चलनी चाहिए ऐसे नियम, कायदे और कानून पर, जहां पर ये लोग सिर्फ और सिर्फ समुदाय विशेष की यूनिवर्सिटी बना करके रखना चाहते हैं? देखिए, मुख्यतः जो ये जो अराजक छात्र हैं जो विरोध के पीछे अपना आधार बता रहे हैं, तभी कल मैंने देखा कुछ मेमोरेंडम सौंपे गए थे वाइस चांसलर के द्वारा, जो पीएम की संबोधित मेमोरेंडम थे। उसमें एक मांग रखी गई थी कि एएमयू का अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है उसे बहाल किया जाए। ये अज्ञानी छात्र ये नहीं जानते कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पहली बात तो कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट वो होता है जो माइनॉरिटी द्वारा फाउंड किया गया हो, उसकी रचना माइनॉरिटीज द्वारा हुई हो।
ये पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बना हुआ एक इंस्टीट्यूट है। पहली बात ये समझे। दूसरी बात, यह जो विषय है ये कोर्ट में विचाराधीन है। हाई कोर्ट के बाद जो प्रोसीडिंग हुई इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो इस विषय पर अनर्गल बयानबाजी करना, इसको आधार बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्चुअल जो मीटिंग है उसका विरोध करना, यह बिल्कुल ही अकल्पनीय है और बिल्कुल ही ये अराजक जो तबके हैं वो अराजक तबके ये अराजक तबके। अब मैं बता देना चाहता हूँ, दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से इनका जो अपने आकाओं के कहने पर ये कर रहे हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं, कौन है इनके आका? कौन है इनके आका? और अगर ये देशद्रोही हैं तो इनके खिलाफ इनकी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। निश्चित जी नहीं, सियासी चश्मे से क्यों देखा जाए? क्यों सियासी चश्मे से ही देखा जाए? मैं एक एएमयू के ही कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कांग्रेस की जब सरकार थी केंद्र में, तब कई बार सोनिया गांधी जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थी, राहुल गांधी, सलमान खुर्शीद, गुलाम नबी आजाद, सभी आ चुके थे। सभी ये झूठे वादे करके गए कि एएमयू को हम माइनॉरिटी कैरेक्टर देंगे। इतने सालों तक इन लोगों ने इनको बेवकूफ बनाया। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और मैं पूर्व छात्र की हैसियत से भी कहता हूँ, जब मैं यहाँ पढ़ता था तब भी मैं ये कहता था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है। हमने कभी भी एक भ्रमित नहीं किया, परंतु जो पार्टियां इन्हें भ्रमित करती आई हैं, उनके चंगुल में उनका ही चोला पहनकर ये आज विरोध कर रहे हैं। देखिए, हमारा विरोध किन चीजों से है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 100 करोड़ का फंड दिया जो ऑफ कैंपस है, चाहे वो किशनगंज की हो चाहे मल्लापुरम वाली हो, दोनों ऑफ कैंपस को दिया। जियो टैगिंग की जिम्मेदारी जो वक्फ की एक विभाग है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का के लिए क्या क्या किया? आपने एमयू के लिए क्या क्या किया ये तो आपने बता दिया है, लेकिन सारिम अली खान, अब रुक जाइए ना। रुकिए, हमारा विरोध किस चीज से है? हमारा विरोध उस चीज से है जब ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर। अच्छा, हमारा विरोध इस चीज से है जब कहा जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री का गला खींच 2-3 चीजें। हाँ, ठीक है। अब सारिम अली खान के पास में चलते हैं, पूर्व छात्र हैं एएमयू के। सारिम जी, अफ्रीका से, पश्चिम एशिया से, दक्षिण पूर्वी एशिया से, सार्क देशों से, हर जगह के छात्र यहां पर पढ़ने आते हैं। यही आप लोग बताएंगे ना कि इस मुल्क में एएमयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अपने ही प्रधानमंत्री का विरोध करती है। इन देशों को के सामने यही नजीर रखेंगे आप लोग। और कैसे भूल जाते हैं आप कैसे भूल जाते हैं? पीछे जाइए ना, पिछले से पिछली सदी में चले जाइए। मेरी बात सुनिए सारिम, पिछले से पिछली सदी में चले जाइए। मुर्सान रियासत के राजा महेंद्र प्रताप ने जमीन दान में दी थी, तभी जाकर के एंग्लो मुस्लिम कॉलेज बना और उसी के बाद फिर एएमयू में ये कन्वर्ट हुआ। ये सब तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं ना, कैसे भूल जाते हैं? जमीन किसकी थी, कैसे भूल जाते हैं? अब आप मेरी बात तो सुने, अब आप पहले मेरी बात सुने। अभी आपने जो बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, उनका एक बयान आपने सुनवाया जिसमें उन्होंने कहा कि वो मुसलमानों के हाथ में, एक हाथ में कुरान शरीफ देखना चाहते हैं और दूसरे हाथ में जो है वो कंप्यूटर देखना चाहते हैं। तो आप मुझे पहले एक बात बताएं कि जो ये एएमयू में जो छात्र हैं जिनके ऊपर ये गलत मुकदमे चल रहे हैं और जो जेलों में हैं, ठीक है, क्या उनके हाथ में कंप्यूटर दिखाई दे रहा है आपको? उनके ऊपर देशद्रोह के जो ये एक्ट लगे हुए हैं वो क्या कंप्यूटर और कुरान शरीफ हैं? आप मुझे पहले एक बात बताएं। और ये जो बीजेपी के यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारिम जी, जेल के अंदर बैठा हुआ कोई अपराधी जो है ना, उसका तो ठेका नहीं लेता, लेकिन इस देश का मुसलमान राशिद हाशमी है और राशिद हाशमी के हाथ में लैपटॉप है। इस देश का मुसलमान राशिद हाशमी है और वो एक आजाद पत्रकार है। इस देश का मुसलमान राशिद हाशमी है जिसे किसी ठेकेदार की जरूरत नहीं है। इस देश का मुसलमान राशिद हाशमी है जो अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानता है। इस देश का मुसलमान राशिद हाशमी है जिसे अपनी बुलंद और जिसे अपनी आजाद आवाज उठाने का हक है। मत डराइए, नहीं डराइए मुसलमानों को, मत डराइए। बात ही नहीं कर रहे हैं हम तो आपसे ये वाली बात। आपके साथ पता प्रॉब्लम क्या है? आप प्रॉब्लम ये है कि आप दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते हैं और आप अपना नैरेटिव जो सेट किए हुए हैं आप पहले वो बताना चाहते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, एनडीए जब से सरकार आई है या बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है, आप मुझे बताएं कि एएमयू के फंड्स का क्या हुआ? कितने एएमयू के फंड्स कम कर दिए गए? और आप जो माइनॉरिटी स्टेटस की बात की, जो बीजेपी के यहाँ पर प्रवक्ता और एएमयू के पूर्व छात्र अपने आपको बता रहे हैं, कह रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि क्या एएमयू जो है वो माइनॉरिटी इदारा या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है?
1875 में जब सर सैयद भी ये इदारा बनाया गया था, तो इसका जो मुद्दा था वो यही था कि यहाँ पर जो है मुसलमानों को अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के मंत्री कभी तो उसको आतंकवाद का अड्डा बताते हैं, कभी आतंकवाद की नर्सरी बताते हैं। बहुत आप लोगों को आपका एक स्टेटस क्या है एएमयू को लेके? अभी गवर्नमेंट का स्टेटस पता ही नहीं है। गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री आज एएमयू से बात करना चाहते हैं, एएमयू के छात्रों से बात करना चाहते हैं। एएमयू छात्रों से बात तो क्या करेंगे, अपनी मन की बात करना चाहते हैं, छात्रों के मन की बात सुननी नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये निशित शर्मा, सारिम अली खान ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे, लेकिन एएमयू छात्रों के मन की बात नहीं सुनना चाहते। जवाब दीजिए। जी, पहली बात तो रशीद जी, मैं उस बात को अभी मेरी अधूरी रह गई थी, मैं कहना चाहता हूँ। सारिम अली खान जी ने कहा कि एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान की जो बात थी, तो उन लड़कों के हाथ में क्या कुरान थी? उन लड़कों के हाथ में तमंचे थे, बंदूकें थी। जब 12 फरवरी, आप ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एएमयू छात्रों के मन की बात सुनेंगे या नहीं? देखिए, मन की बात सुनते भी हैं और मन की बात कहते भी हैं। और एएमयू का वेलफेयर माइनॉरिटी कैरेक्टर देकर नहीं होने वाला है। माइनॉरिटी कैरेक्टर देकर आप भेदभाव को आगे बढ़ाएंगे। माइनॉरिटी कैरेक्टर देकर आप एक समुदाय विशेष की जो डोमिनेंस है उसको आगे बढ़ाएंगे। माइनॉरिटी कैरेक्टर से एएमयू का वेलफेयर नहीं होने वाला है। सारे एक एक करके अगर सुनेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। वेलफेयर नहीं करने वाले हैं। क्या एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों का हित है वो मारा जाएगा अगर आप माइनॉरिटी कैरेक्टर यहाँ देते हैं तो? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, 12 फरवरी 2019 को जब हिंदू छात्रों पे इन्हीं अराजक छात्रों ने हमला किया था, तब आपकी वेलफेयर कहाँ था? तब आपका भाईचारा कहाँ था? बंदूकें लेकर जब दौड़ा रहे थे हिंदू छात्रों को। हाँ, बात तो एकदम ठीक है, बात तो एकदम ठीक है। हमजा, आप लोगों का ये जो भाईचारा है, नेशनल इंटीग्रिटी है, तब कहाँ चली जाती है? जब कोई कलावा बांध करके एग्जाम देने के लिए जाता है और उसे ये कह दिया जाता है कि अपना कलावा उतारो, तब कहाँ पर चली जाती है? जहां पर मेरी बात सुनिए ना आप, जहां पर नॉनवेज खाना, मेरी बात सुनिए आप मेरी बात सुनिए, नहीं, आप नहीं बताएंगे। आपकी नेशनल इंटीग्रिटी कहां पर चली जाती है? नेशनल इंटीग्रिटी आपकी कहां पर चली जाती है जब एक आतंकवादी की मौत पर कश्मीरी छात्रों को ने यूनिवर्सिटी छोड़ देने की धमकी दे दी थी? कहां चली जाती है जब हिंदू छात्राओं को जबरदस्ती हिजाब पहनाने की धमकी दी गई? हिंदू छात्रों को जबरदस्ती एएमयू में हिजाब पहनाने की धमकी दी गई। कहां थे आप? डर फैलाते हैं आप लोग, डर फैलाते हैं आप डर फैलाते हैं, आप डर का धंधा करते हैं आप लोग, डर का धंधा कर रहे हैं आप लोग। आतंकवादी को पार्लियामेंट में किसने बिठाया? साध्वी प्रज्ञा को किसने बिठाया पार्लियामेंट के अंदर? आप बताइए मुझे। जॉन अलिया को याद कीजिएगा, जॉन अलिया को याद कीजिएगा। उन्होंने ये कहा था, पाकिस्तान एएमयू के लड़कों की शरारत, यही बोला था उन्होंने। और मैं फिर से दोहराऊंगा, जिन्होंने कहा था एएमयू द आर्सेनल ऑफ मुस्लिम इंडिया, The arsenal of Muslim India, the arsenal of Muslim India। मेरे बाप साथ ने हिंदुस्तान और हमजा मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगाएंगे और प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाएंगे। निश्चित क्यों ना ऐसे लोगों को देशद्रोही की संज्ञा दी जाए, जो पाकिस्तान के कायदे आजम को तो एक्सेप्ट करेंगे लेकिन अपने ही प्रधानमंत्री की मुखालफत करेंगे। निश्चित बहुत जल्दी क्विकली। देखिए, देशद्रोह का समर्थन करना, हिंदुत्व की कब्र खोदना और लोकतांत्रिक रूप से जो हिंदू छात्र धरना दे रहे थे अपने ऊपर हुई उत्पीड़न का, उन पे गोलियां चलाना, उन्हें दौड़ाना, अगर ये अपराध है तो अपराधी को जेल में होना चाहिए। वही अपराधी जेल में है, वह छात्र नहीं है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का भला, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का वेलफेयर माइनॉरिटी कैरेक्टर से नहीं होने वाला, केंद्र के साथ तालमेल बना के होने वाला है। इसलिए मैं समझ नहीं पाता, अलीगढ़ दिल्ली से 120 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन अपने विशिष्ट गर्व भाव के बावजूद आजादी के बाद से अभी तक एक आधुनिकता और एक प्रोग्रेस एएमयू क्यों नहीं दिखा पाता? पहला मेरा सवाल। अगला ये, प्रधानमंत्री मुसलमानों के बीच जाएं तो आप लोगों को ऐतराज, मुसलमानों के बीच जाकर के टोपी ना पहने तो आप लोगों को ऐतराज, प्रधानमंत्री दाऊदी बोहरा समुदाय में जाएं, आप ये कहें ये असली मुसलमान नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं जाएं तो आपको ऐतराज, प्रधानमंत्री कहें एक हाथ में कुरान एक में लैपटॉप तो आपको ऐतराज, प्रधानमंत्री एएमयू को याद करें 100 साल पूरे होने पर शताब्दी वर्ष मनाने के लिए अगर प्रधानमंत्री को इनवाइट किया जाए तो आपको ऐतराज। खुश किससे हैं आप? खुश किससे हैं? जी, अब पहली बात यह है कि आपने मेरे से 5 क्वेश्चन पूछे, लेकिन उसमें से मुझे 5 में एक भी क्वेश्चन में तथ्य दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि हमें ऐतराज प्रधानमंत्री के जाने से नहीं है,
हमें एतराज इस बात से है कि प्रधानमंत्री जाएं तो लेकिन बात सुने। हमें एतराज इस चीज से है कि जो एएमयू के जो फंड्स हैं 2014 के बाद एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। हमें एतराज इस बात से है कि एएमयू का जो माइनॉरिटी स्टेटस है उसके अगेंस्ट एनडीए गवर्नमेंट ने कोर्ट में जो है वो फाइल किया हुआ है। उसके बाद हम ये वाली बात बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो उनके मिनिस्टर्स हैं, वो एएमयू को बोलते हैं कि ये यूनिवर्सिटी नहीं, ये आतंकवाद का अड्डा है, ये आतंकवाद की नर्सरी है। हमें इस चीज से प्रॉब्लम है, हमें इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है। हम तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी में रहते हैं। यहाँ पर जो है आज प्रधानमंत्री को कुछ लोग सुनेंगे भी, कुछ लोग उसका विरोध भी करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ होती है कि जब आप एक नैरेटिव सेट करा के सब स्टूडेंट्स के ऊपर उंगली उठाते हैं और एएमयू या जामिया जैसे यूनिवर्सिटी के ऊपर आप एक अपना जो है जामिया के साथ जेएनयू को भी गिन लीजिए। हाँ चलिए, हमने जेएनयू को भी गिन लिया, हमने गिन लिया। ये आपको ये पता होना चाहिए कि ये 3 यूनिवर्सिटी वही यूनिवर्सिटीज हैं जहां से इस देश के लिए डेवलपमेंट के लिए कितने स्टूडेंट्स पढ़ के निकले हैं। आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी जेएनयू से निकली, अगर आपने जेएनयू का मुझे नाम बताया, ठीक है, वो भी बीजेपी में है। लेकिन अब आप उसकी बात नहीं करेंगे। आपके हिसाब से तो ये जो है ये वामपंथी, देशद्रोही, आतंकवादी अड्डे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात आप इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आप लोगों ने एक नैरेटिव सेट किया हुआ है, उसी नैरेटिव पे आपको चलना है कि ये दिखाओ, ये बताओ, ये दिखाओ और ये बताओ। एक काम करता हूं, आप मुझे सारिम भाई, मैं आपकी इसी बात को लेकर के आगे बढ़ूंगा, इसी बात को लेकर के आगे बढ़ूंगा। एएमयू की डिबेट हम थोड़ी देर के लिए और बढ़ाएंगे। इसी बात को आपकी लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा। आपका यह कहना है कि हमने एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया है, यानी भारतीय जनता पार्टी ने भी पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया है, मीडिया वालों ने भी पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया हुआ है, लेकिन आप तो विक्टिमाइज हैं, आप तो बेचारे हैं, आप तो लाचार हैं, आप तो बेजार हैं, आप तो मजलूम हैं, आप तो मजबूर हैं। हाय सदके जाऊं ऐसी मासूमियत पर। वाकई में जिस तरह की मासूमियत की आप बात कर रहे हैं, 13 फैकल्टी, 111 विभाग, 20,000 छात्र, 1100 टीचर्स, लेकिन एएमयू बार बार बदनाम क्यों होता है? आगे मैं बढ़ाऊंगा इस डिबेट को, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। एक बार मैं ये चाहूंगा कि चूंकि एक और बहुत बड़ी खबर है, निशित जी आपसे भी, हमजा आपसे भी और सारिम अली खान, मैं आप लोगों का एक रिएक्शन एक और खबर पर चाहूंगा, जो जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव की जो मतगणना चल रही है इसे लेकर के। एक बार ब्रेकिंग दे देता हूं। डीडीसी के रुझानों को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। शुरुआती रुझानों में गुप्कार अलायंस काफी ज्यादा आगे है। 280 सीटों के लिए 2178 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। 3 अलग अलग लेयर के सुरक्षा घेरे में डीडीसी चुनाव की मतगणना जारी है। 8 चरणों में कुल 51.42% मतदान हुआ था। काउंटिंग से पहले पीडीपी के कई नेता हिरासत में लिए गए हैं। ग्राउंड जीरो पर कौन कौन है मेरे साथ में? अजय जांडियाल, आरिश बिलाल, हाँ जम्मू से मेरे साथ में आ जाए हैं, और घाटी से यानी श्रीनगर से रिपोर्ट कर रहे हैं आरिश बिलाल। उससे पहले 5 तस्वीरें दिखा देनी बहुत जरूरी है। 5 तस्वीरें आप देखें। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के बारे में समझाने वाली ये 5 तस्वीरें हैं, जहां पर 280 सीटों का दंगल रहा है। बीजेपी का मंगल होगा या फिर नहीं, क्योंकि 370 के खात्मे के बाद और 25 के खत्म हो जाने के बाद ये पहला इलेक्शन हो रहा है। लेकिन गुप्कार अलायंस का क्या होगा? कश्मीर का संदेश क्या पूरा देश देखेगा? इस पर मेरे साथ में निशित भी रहेंगे, सारिम अली खान भी रहेंगे, हमजा भी रहेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो चलते हैं। जम्मू से अजय जांडियाल, श्रीनगर से आरिश बिलाल मेरे साथ में हैं। सबसे पहले जम्मू के बारे में जानना चाहूंगा अजय, शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे रही है, लेकिन गुप्कार अलायंस की परफॉर्मेंस जम्मू में कैसी रही? देखिए, जम्मू की भी अगर बात करें तो जो खासतौर पे दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो किश्तवाड़ हो, डोडा हो, या इसके अलावा रामबन, पुंछ, राजौरी, ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर गुप्कार अलायंस को और कांग्रेस को जो है कहीं ना कहीं समर्थन मिलता दिख रहा है, जो अभी शुरुआती रुझानों में पता चला है। वहीं अगर बात की जाए तो जम्मू के जो 5 जिले हैं वहां पर उनके रुझान अगर देखें तो उसमें बीजेपी निश्चित तौर पर आगे चल रही है। लगभग 17 सीटें हैं जिसपे बीजेपी अभी आगे है जम्मू रीजन की अगर बात करें, जबकि अन्य कुछ इलाके जो पड़ते हैं वहां पर गुप्कार अलायंस, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसमें कांग्रेस है, वो जो है वो लीड कर रहे हैं। और एक चीज और देखने की बात आ रही है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं उनको भी लोगों ने काफी समर्थन दिया है, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जिसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो आगे चल रहे हैं, जो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लोग जो हैं उन्हें पता है कि बेसिक चुनाव है जिसमें आम कैंडिडेट, आम लोगों के लिए जो नुमाइंदा, लोकल नुमाइंदा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, और उसी तरह से उन्होंने वोट भी किया है। ठीक है
अजय, दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं। घाटी में क्या चल रहा है? श्रीनगर से आरिश बिलाल मेरे साथ में। आरिश, 6 प्रमुख पार्टियों ने मिलकर के चुनाव लड़ा, नाम दिया गुपकार अलायंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सज्जाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और इसके अलावा इसमें लेफ्ट भी शामिल रहा। अलायंस का प्रदर्शन शुरुआती रुझानों में क्या है? देखिए, हमारे पास जो ट्रेंड्स अवेलेबल हैं इस वक्त, इसमें गुपकार अलायंस जो है उनकी कहीं ना कहीं जो बढ़त जो है वो साफ दिखाई दे रही है। और जैसा अजय ने कहा कि इंडिपेंडेंस जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि मेरे हाथ में साउथ कश्मीर से तकरीबन 10 रुझानात हैं, उनमें से 5 पे इंडिपेंडेंट्स लीड कर रहे हैं, 3 पे कांग्रेस है, 1 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है और 1 पे पीडीपी है। बाकी जगहों का भी यही हाल है। बीजेपी का फिलहाल हमें कश्मीर घाटी में कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा। हालांकि ये अभी ट्रेंड्स है, कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है और दिन जब तक काउंटिंग बढ़ती जाएगी तो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। हो सकता है कहीं पे बीजेपी का कमल भी खिल जाए, लेकिन फिलहाल ऐसी सूरत हाल हमें देखने को नहीं मिल रही। यहाँ पे सिर्फ जो गुपकार अलायंस है उनके कैंडिडेट्स जो हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इंडिपेंडेंट्स ने कई जगहों पे लीड ले ली है। खासतौर से साउथ कश्मीर में कई जगह पे हम देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो काफी जगहों पे लीड कर रहे हैं। ठीक है। आरिश भाई और अजय, मैं चाहूंगा कि डिबेट में मेरे साथ में आप रहें, क्योंकि एक पैनल भी मेरे साथ में है। निशित जी, भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं, मैं यहां पर भी आपका रिएक्शन चाहूंगा। घाटी में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जम्मू के साथ साथ घाटी में भी हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन शुरुआती जो ट्रेंड्स आ रहे हैं ना, इनमें घाटी में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं है। आपको याद होगा अमित शाह ने कहा था कि गुपकार गैंग बर्दाश्त नहीं। आपको यह भी याद होगा महबूबा बोली, आप गठबंधन करें तो ठीक, हम करें तो एंटी नेशनल। देखिए, अभी ट्रेंड्स है और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि आगे चलकर जिस प्रकार से नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। परंतु एक बात स्पष्ट है कि 370 और 35 से एब्रोगेट होने के बाद से एक लोकतांत्रिक पहल, चाहे वो किसी पार्टी की हो, एक लोकतांत्रिक पहल जो है, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम जो कश्मीर में होना चाहिए था, वह इस चुनाव से स्थापित होता हुआ दिख रहा है। जीत किसी को भी हो, कोई भी लीड करे, कोई कितनी सीट जीते, सबके लिए शुभकामनाएं हैं। परंतु जो लोकतांत्रिक पहल होनी थी 370 के हटने से, वह लोकतांत्रिक पहल हो चुकी है। आप ये कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक पहल जो भी होनी थी वो लोकतांत्रिक पहल हुई है। अजय और आरिश के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। आरिश, सबसे पहले आपके पास आते हुए, पहला फेज लगभग 52% मतदान, सेकेंड फेज 48.62%, थर्ड फेज 50%, चौथा फेज भी 50 और फिर 50, 51, 57 इसके आसपास जो है वोटर टर्नआउट रहा था। जितने भी 8 फेज में इलेक्शंस हुए हैं, क्या जो भी वोटर रहे हैं उनके जहन में 370 के खात्मे को लेकर के जब वो वोट देने के लिए जा रहे थे तो ये बात जहन में रही है? जी बिल्कुल रही है और कई जगह पे हमने वोटर से बात की तो कहीं ना कहीं दिल में ये खटक जरूर है कि जो हमारा स्पेशल स्टेटस था वो छीन लिया गया है। और इसके लिए जो कई लोग हैं, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और कई जगह जब हमने लोगों से बात की तो उनका सीधा कहना था कि हम बीजेपी को नहीं चाहते और यही वजह है कि हम चाहे कोई भी पावर में आए, कोई भी डीडीसी इलेक्शन जीते, लेकिन बीजेपी को हम नहीं चाहते यहाँ पे। और अगर आप पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बात करें तो उन्होंने वोट इसी बात पे मांगा था कि लोग इसलिए वोट डालें कि बीजेपी को बाहर रखना है। और ऐसा लगता है कि जो शुरुआती रुझानात हैं तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि शायद कश्मीर घाटी में जो पीपल्स अलायंस है वो बीजेपी को बाहर रखने में कामयाब होगा। लेकिन अभी भी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है, अभी वोट काउंटिंग शुरू हुई है और दिन दिन चढ़ता जाएगा हमारे पास रिजल्ट्स होंगे और पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी। लेकिन जो रुझानात हैं अभी, इसमें हमें अभी कहीं पे भी बीजेपी जो है वो ट्रेंड करता हुआ नहीं दिख रहा है। घाटी में बीजेपी ट्रेंड करती हुई नहीं दिख रही है। क्विक अपडेट अजय जांडियाल जम्मू का। देखिए, मेरे पास अभी लगभग 43 सीटों के जो हैं वो रुझान आए हैं। इसमें अगर बात की जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस लगभग 11 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं पीडीपी जो है वो 6 सीटों पर आगे है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 9 सीटों के, क्योंकि जम्मू रीजन की अभी 9 ही सीटों के रुझान आ पाए हैं, तो 9 सीटों पर बीजेपी आगे है। कांग्रेस 2 सीटों पर आगे हैं, ये कश्मीर से है। इसके अलावा आपको बता दूं जो अन्य रुझान जो सामने आ रहे हैं उसमें सबसे अलग चीज है कि इंडिपेंडेंट देखें तो 12 सीटों पर
आगे हैं, जबकि JK-AP यानी कि अपनी पार्टी जो है वो 3 सीटों पर आगे है। 12 सीटों पर इंडिपेंडेंट जो है वो आगे चल रहे हैं। वो दर्शाता है कि लोग जो है इस चीज को समझते हैं कि इंडिपेंडेंस काफी एक क्योंकि जो लोकल नुमाइंदा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए शायद इंडिपेंडेंट जो है वो हो सकते हैं। और एक चीज और देखने की बात है, कुछ ही समय पहले जो है बीजेपी के जो नेता है, अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के रविंदर रैना, उनका जो स्टेटमेंट आया है उसमें यह कहा गया कि बीजेपी का कमल खिलेगा जम्मू कश्मीर में, इसमें बीजेपी जो है वो आगे रहेगी और उसके साथ साथ अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं वो आगे रहेंगे। तो ये दर्शाता है कि क्या बीजेपी कश्मीर में जो है अपने कैंडिडेट के साथ साथ क्या अन्य जो हैं इंडिपेंडेंट जो हैं उन पर भी दाव लगाकर खेल रही थी, या उनके प्रॉक्सी कैंडिडेट उन्होंने वहां खड़े किए थे। ये भी एक बड़ा सवाल है और इसीलिए शायद बीजेपी बड़ी कॉन्फिडेंट जो है वो दिख रही है। अच्छा, मतलब अभी भी बीजेपी ट्रेंड में पिछड़ने के बावजूद भी कॉन्फिडेंट दिख रही है। और आपने ये कहा कि रविंद्र रैना ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जितने भी निर्दलीय रहे हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहे हैं, उन्हें भी अपना मान करके चल रही है, क्योंकि ये प्रॉक्सी कैंडिडेट भी हो सकते हैं, जैसा कि अजय जांडियाल ने कहा है। सारिम अली खान के पास में चलते हैं। सारिम जी, हालांकि खुश आप होंगे घाटी के ट्रेंड से भी और साथ ही जम्मू के ट्रेंड से भी, लेकिन मेरा एक सवाल है, इन चुनाव के साथ साथ में क्या कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत का फलसफा DDC इलेक्शन के बाद नतीजे जो भी रहे जिंदा रहेगा? चलिए सारिम जी, हाँ सारिम जी बोलिए। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले तो अभी तो ट्रेंड चल रहा है, अभी जैसे कि आप रिजल्ट देख रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो वहाँ के कश्मीरी लोकलाइट हैं वो इन मुद्दों को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं और वो जानते हैं कि उनको क्या डिसीजन लेना है। जैसे कि आर्टिकल 370 के बाद जो हम देख रहे हैं ये इलेक्शन हो रहे हैं और ये बीजेपी जो है अभी मतलब इलेक्शन से बहुत ज्यादा पिछड़ रही है, तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो कश्मीर में है तो उन्होंने बिल्कुल साफ से बीजेपी को शायद नकार दिया है। तो यही शायद उसका एक रीजन है कि लोग बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं, शायद वो 370 डिसीजन से खुश नहीं है कश्मीरी मेजॉरिटी जो है। निश्चित जी, 370 के खात्मे के बाद अगर ये पहला चुनाव हो रहा है, हालांकि यह है DDC इलेक्शन, ये कोई ऐसा नहीं कि विधानसभा लोकसभा चुनाव हो रहा है, लेकिन इस मैंडेट में भी अगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी हुई है तो आपको लगता नहीं कि 370 के बाद ये आपके लिए एक सेटबैक है? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जो आपने पोलिंग फेज के जो अभी वोटर टर्नआउट बताया था, आपने परसेंटेज बताई थी, उससे साफ स्पष्ट होता है कि पिछली आप जो डेटा उठा के देखें और आपका डेटा उठा के देखें पिछली DDC चुनाव का और आपका, उसमें काफी बड़ा अंतर है। ये 370 और 37 अंतर क्यों है ये समझिए आप। ग्राउंड जीरो रिपोर्टर ने भी ये बताया है, अंतर इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं चुनाव ना जीत जाए, इसीलिए वोटर टर्नआउट ज्यादा रहा है। देखिए, अंतर इसलिए रहा है, अभी ट्रेंड्स हैं और इन जो विपक्षियों की जो बेचैनी है वो इस प्रकार से देखी जा सकती है कि जिस प्रकार से 2019 के चुनाव में सारा विपक्ष एक होकर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़ रहा था, इसी प्रकार से कश्मीर में प्रयोग किया गया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सफल हुई है अपना जो संगठनात्मक जो हमारा रचना है उसको हमारे ऊपर से निचले स्तर तक पहुंचाने। हमजा के पास में चलते हैं। हमजा बहुत अग्रेसिव है सुबह से ही, जब AMU की डिबेट में कर रहा था तब भी। हमजा, जीते कोई भी, चलिए भारतीय जनता पार्टी या फिर गुपकार अलायंस में चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे PDP है, या जितने भी मिला जुला करके जो 6-7 दल हैं, जीते कोई भी, ऐसा तो नहीं होगा ना कि फिर से पत्थरबाजी होगी, ऐसा तो नहीं होगा ना कि जुमे की नमाज के वक्त में फिर से झंडे लहराए जाएंगे, ISIS वाले झंडे लहराए जाएंगे, पाकिस्तान के हक में नारे लगाए जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं होगा ना? आपको कश्मीर चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए। आपकी बात से लग मुझे कश्मीरियत चाहिए, मुझे जमहूरियत चाहिए, मुझे इंसानियत चाहिए। जमहूरियत तो है वहाँ पे, मुझे कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत चाहिए। मुझे कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत चाहिए। राशिद साहब 70 साल से कश्मीर में जमहूरियत है, कोई नई चीज नहीं करी है भारतीय जनता पार्टी। कौन सी जमहूरियत? अरे कौन सी जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं जहाँ पर एक नेता, एक विधान, एक संविधान नहीं मानते? आप उस जमहूरियत की बात कर रहे थे जहाँ पर एक विधान, एक प्रधान। गुलाम नबी आजाद को, मुख्यमंत्री को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। नहीं, हम कहाँ डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं कर रहे। हम कैसे डिस्क्रेडिट करेंगे? हम तो पूरा क्रेडिट देंगे, हम पूरा क्रेडिट देंगे। जिन्होंने आतंकवादियों को पनपाया उन्हें भी क्रेडिट देंगे, मैं नाम नहीं ले रहा। जिन्होंने आतंकवादियों को पनपाया उन्हें भी क्रेडिट देंगे, जिन्होंने जुमे की नमाज के बाद झंडे लहरवाए उन्हें भी क्रेडिट देंगे हम।
जम्मू की बात होती है, कश्मीर की बात होती है, साध्वी प्रज्ञा आपको याद आ रही है। पार्लियामेंट में बिठाया, हाँ। साध्वी प्रज्ञा को भोपाल का टिकट दिया, हाँ। साध्वी प्रज्ञा को चुनाव लड़ाया। पूरी बात बताइए ना, आतंकवादी की बात कर रहे हैं, साध्वी प्रज्ञा को पार्लियामेंट में किसने नहीं, मैं डिबेट को डिरेल नहीं होने देता ना हमजा भाई, वरना सारी वरना मैं आपको सारे जवाब देता। ये डर फैलाना बंद करें आप, ये डर फैलाना बंद करें। हाँ। डर नहीं फैला रहा हूँ, मेरी एक बात है, बस एक बात सुन लीजिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि 45 साल के अंदर हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इस टाइम देश के अंदर है। हाँ। दिल्ली के अंदर किसान बैठा है धरने पे, मैं किसान का बेटा हूँ और मेरा फर्ज सबसे पहले AMU की आप मुझे बात करिए एम्प्लॉयमेंट पे, आप बात करिए इकोनॉमी पे, आप बात करिए किसानों पे। टीकरी बॉर्डर पे, चिंकू बॉर्डर पे किसान बैठे थे, जाकर आप कितनी करना है, आप कितनी करना है, हिंदू मुसलमान आप कर रहे हैं। अरे कितनी बार गए जाकर के, कितनी बार बैठे AMU वाले कितनी बार बैठे, AMU वाले कितनी बार बैठे। दिखाऊं आपको, फोटो दिखाऊं आपको, भाषण दिखाऊं। मैं खुद किसान का बेटा हूं, और दिन भर विरोध कर, किसान का बेटा कम से कम प्रधानमंत्री का तो विरोध नहीं करता है। निश्चित जवाब दें, हमजा को जवाब दें, निश्चित हमजा दोनों की आवाज ऊपर की जाए। हाँ, मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, हमजा मसूद मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, इनके विषय जो है सिर्फ विरोधी नहीं, ये कह रहे हैं किसान के बेटे हैं। इन्हीं के जो सगे चाचा हैं इमरान मसूद, सहारनपुर से जो नेता है कांग्रेस के, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में अभद्र भाषा कही थी। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी को टुकड़ों में काट देंगे। ये बातें कही गई थी। ये डिबेट में क्या बात करेंगे, क्या नैरेटिव क्रिएट करेंगे? राजनीति इस बात को स्पष्ट किया जाए। कांग्रेस के नेता के भतीजे हैं और उसी कांग्रेस के नेता ने ये कहा था प्रधानमंत्री जी के टुकड़े कर देंगे। ओके ठीक है। आरिश हैं क्या मेरे साथ में PCR? हाँ, एक बार अब रुक जाइए, चिल्लाहट रुकेगी। मुझे TRP वाली कोई डिबेट नहीं चाहिए। आरिश के पास में चलते हैं। आरिश, अभी ताजा रुझान क्या है DDC इलेक्शन के? देखिए, कश्मीर घाटी की अगर बात करें तो जैसे मैंने कहा कि कई जगहों पे जो है वो इंडिपेंडेंट्स लीड कर रहे हैं। 3 जगहों पे कांग्रेस है, एक जगह पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, एक जगह पे PDP है। तो कुल मिला के जो PAGD के कैंडिडेट्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि इंडिपेंडेंस जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा जो फाइनल रिजल्ट होंगे। और कश्मीर घाटी में फिलहाल ये खबर आ रही है कि अनंतनाग में 3 जगहों पर BJP जो है उन्होंने अपना खाता खोला है और 3 जगहों पर जो है BJP के कैंडिडेट जो है वो लीड कर रहे हैं। ठीक है आरिश, अभी के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन 10 मिनट के बाद आपके साथ दोबारा से हम पैच होंगे। हमजा, निशित जी और सारिम अली खान, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अपना बेशकीमती समय मुझे और मेरी टीम को देने के लिए। लेकिन हाँ, DDC इलेक्शन के नतीजे क्या रहते हैं, सबसे तेज नतीजे, सबसे तेज रुझान हम आपको बताएंगे। नतीजों के मायने क्या हैं ये भी आपको बताएंगे। BJP बनाम गुपकार अलायंस की ये लड़ाई आगे आप देखेंगे ठीक 6 मिनट के बाद ब्रेक लेकर के जब हम वापस लौटेंगे।